ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो है उसको हम पीडियाट्रिक नर्सिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 0 to 16 ईयर्स के जितने भी एज के होते हैं, 0 to 16 ईयर्स पैदा होने से लेकर 16 एज तक का जितने भी बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस जो होते हैं, उनका जो बीमारी होती है वो हम डील करेंगे। और ये जितने भी बीमारी वाला जो है, जितने भी डिजीज़ पोर्शन जो है वो आपका 5th यूनिट में मिलेगा। 5th यूनिट जो है इट इज़ ओनली एंड ओनली डिजीज़ पोर्शन ऑफ द चाइल्ड। तो सबसे पहला जो है हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है उसको हम डील करेंगे। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है हम लोग 0 to 16 ईयर्स के एज के अंदर वाले जितने बच्चे हैं उनके डील करेंगे, और बाकी 16 से जो बड़े हैं उनका मेनिंजाइटिस जो आप MSN में डील करोगे अलग से। तो 0 to 16 ईयर्स में डील करना है। मेनिंजाइटिस से पता है, आइटिस स्टैंड्स फॉर इन्फ्लामेशन, और ये जो मेनिंजाइटिस है ये लेयर्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजस जो होता है, जो वो है ब्रेन का जो लेयरिंग है, कवरिंग है, जो लेयर है, कवरिंग लेयर जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, उसको हम कहते हैं मेनिंजस। तो मेनिंजस जो है बेसिकली 3 लेयर्स के होते हैं। सबसे पहला लेयर जो है उसको हम कहते हैं पिया मैटर। फिर आता है सेकेंड लेयर को हम कहते हैं एरेक्नॉइड। फिर तीसरा आता है ड्यूरा। ये 3 लेयर्स जो है उनका नाम है, फर्स्ट लेयर इज़ पिया, सेकेंड इज़ एरेक्नॉइड एंड द थर्ड इज़ ड्यूरा। ये 3 लेयर्स बनता है मेनिंजस। इन 3 लेयर को मिला के बनता है मेनिंजस। तो क्या होता है, सबसे पहले जब भी कोई यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह या फिर कोई भी वायरस के वजह से, इन्फेक्शन के वजह, बैक्टीरिया हो गया या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया, किसी भी रीज़न के वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाना, इन 3 लेयर्स में से किसी एक में भी अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, 3 लेयर वैसे तो बहुत क्लोज में है, सो तीनों लेयर्स में ज़्यादातर होते हैं इन्फ्लामेशन। तो इनमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। सो मेनिंजाइटिस का अगर हम लोग डेफिनेशन अगर लिखेंगे, दैट इज़ नोन, मेनिंजाइटिस इज़ नोन एज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजियल लेयर्स। इन्फ्लामेशन ऑफ द meningeal layers, the covering of the brain and spinal cord, brain and spinal cord। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का जो कवरिंग है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। फ्रॉम 0 to 16 ईयर्स के एज के बच्चों को होता है ये। उसके बाद इसके कॉजेज़ जो है, इटियोलॉजी, सबसे पहला कॉज इज बैक्टीरिया। वायरस, उसके बाद फंगल। तो ये 3 जो है मेन रीजंस है। इसमें बैक्टीरिया में अगर हम देखेंगे तो फिर सबसे पहला है इसमें टीबी का हम बात करते हैं, तो फिर माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्यूलाई। ओके, बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो टीबी को जो कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस जो है उसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरिया में जितने भी स्ट्रेप्टोकोकाई का फैमिली है, स्ट्रेप्टोकोकाई का जितने भी पूरा फैमिली है वही कॉज करता है आपको ये मेनिंजाइटिस। अब जो अगर आपको अगर किसी बच्चे का अगर लंग्स में अगर टीबी हो रखा है, तो ऐसा नहीं है कि टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो आपका ब्रेन में नहीं जाएगी। तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया वगैरह जो है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ट्रैवल करती है ब्रेन तक।
ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो बैक्टीरिया जो है वो लंग्स के बाद अपवर्ड की तरफ जो है वो ट्रैवल करती है। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस करने के बाद वो मेनिंजाइटिस जो है मेनिंजाइटिस कॉज कर सकती है। उसको हम कहते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस और मेनिंजाइटिस, यस ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। उसके बाद वायरस के वजह से भी हो सकता है या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ये जो एज वाइज जो है कौन कौन सा बैक्टीरिया जो है वो एज वाइज में कौन कौन सा बैक्टीरिया अटैक कर रहा है जिसके वजह से मेनिंजाइटिस हो रहा है, तो सबसे पहले हम डील करेंगे, ये सब इटियोलॉजी में है। 0 to 2 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, 0 to 2 मंथ्स वाले बच्चे में ये ई कोलाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ये जो बैक्टीरिया जो है ये कॉज करता है मेनिंजाइटिस 0 to 2 मंथ्स वाले। उसके बाद 2 months to 2 year, 2 months to 2 year वाले में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, टाइप बी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और उसके बाद निसेरिया मेनिंजाइटिस, ये जो है ये कॉज करता है फ्रॉम 2 months to 2 years वाले बच्चों में। उसके बाद 2 साल से लेकर 16 साल वाले बच्चों में कौन सा कॉज करता है, सेम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और निसेरिया मेनिंजाइटिस। तो ये सब एज वाइज में कौन कौन सा बैक्टीरिया जो है वो मेनिंजाइटिस कॉज करता है एज वाइज बच्चों में। उसके बाद और भी है, अगर मिडिल ईयर का जो अगर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसा होता है ओटाइटिस मीडिया, ये मिडिल ईयर का इन्फेक्शन को कहते हैं, और इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ओटाइटिस मीडिया अगर किसी को हो रखा है और उसका मिडिल ईयर इन्फ्लामेशन, ओटाइटिस मीडिया का मतलब है मिडिल ईयर इन्फ्लामेशन, तो अगर किसी बच्चे को ओटाइटिस मीडिया हो रखा है तो उसको चांसेस भी है कि मेनिंजाइटिस हो सकता है। उसके बाद साइनसाइटिस भी है, साइनस कैविटी में अगर इन्फ्लामेशन हो रखा होता है तब भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। दैट मीन्स आपका ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे अगर कोई भी इन्फ्लामेशन होता है तो फिर चांसेस है कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरल या फिर फंगल की वजह से अगर कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाता है तो फिर मेनिंजाइटिस होने के बहुत सारे चांसेस है। उसके बाद हम डील करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम। अगर मेनिंजाइटिस किसी को है तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों में कि उनमें है। सबसे पहला जो वैसे तो दो या तीन ही है जो साइंस है जो जिससे पता लगता है कि हाँ मेनिंजाइटिस है उस बच्चे को। सबसे पहला है नेक रिजिडिटी। विल डील with our clinical manifestation. Our first sign and symptom will be neck rigidity. नेक रिजिडिटी का मतलब है नेक जो है ये जो गर्दन जब बिल्कुल स्टिफ रहेगा ऐसे और ऐसे हम उसका मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अगर नेक जो है अगर किसी को मेनिंजाइटिस हो रखा है, किसी की बेबी को किसी भी बच्चे को अगर मेनिंजाइटिस हो रखा है तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम जो है नेक रिजिडिटी, नेक जो बिल्कुल स्टिफ रहेगा। रिजिडिटी इज नोन एज स्टिफनेस। सो नेक रिजिडिटी बोल दो या फिर नकल रिजिडिटी बोल दो, तो गर्दन जो है बिल्कुल उसका मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी आएगा, साइन एंड सिम्टम में भी आएगा और ये आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी होगा। दैट इज़ कर्निंग साइन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कर्निंग साइन। और तीसरा है ब्रुजिन्स्की साइन। ब्रुजिन्स्की साइन। ये जो दो साइन जो है कर्निंग साइन एंड ब्रुजिन्स्की साइन, ये जो है ये आपका साइन एंड सिम्टम भी है और ये आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी है, दोनों में आएगा। कर्निंग साइन सबसे पहले हम डील करते हैं। कर्निंग साइन में क्या होता है, जो पेशेंट जो है उसको फ्लैट जो है लेटा दो, लेटाने के बाद उसका जो नीज जो है उसको फ्लेक्स करो। नीज जो फ्लेक्स करना मतलब पैर को पूरा ऐसे फ्लेक्स करना है, पूरा एब्डोमेन तक लेके आना है। उसका जो नी जो है पूरा एब्डोमेन तक लेके आना है। लेके आने के बाद फिर क्या होता है, पेशेंट को हम बोलेंगे कि अपनी नी को अब स्ट्रेट करो। एब्डोमेन तक लेके आ गए आप, नी जो है ये आपका पेशेंट जो है ये ऐसे फ्लैट लाई करेगा। लाई करने के बाद ये आपका एब्डोमेन है।
ये एब्डोमेन है, तो उसको हम बोलेंगे कि ऐसा फ्लेक्स करने के लिए। तो यहाँ पे जो नी जो है एब्डोमेन के जस्ट ऊपर होना चाहिए, नी जो है ऐसा, लेग जो है ऐसा फ्लेक्स होना चाहिए। फ्लेक्स होने के बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि अब अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करो। तो क्या होता है, सीधा कर नहीं पाता है वो, जिसको मेनिंजाइटिस हो रखा होता है वो अपना पैर को जो है वो सीधा नहीं कर पाता है। दैट मीन्स ये हमारा सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है। नी को फ्लेक्स करने के बाद एब्डोमेन के ऊपर जो है नीज़ को ऐसा फ्लेक्स कर देना है, मतलब ऐसे करके पूरा लेटाने के बाद फ्लेक्स कर देना है। फ्लेक्स करने के बाद अगर उसको बोलेंगे अपने पैर को अब सीधा करो, पहले हमने फ्लेक्स कर दिया, उसके बाद हम बोलेंगे सीधा करो, सीधा करते हुए वो नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स उसको मेनिंजाइटिस है। तो ये सबसे पहला साइन है हमारा कर्निंग साइन बोलते हैं। कर्निंग मतलब कर्व, कर्निंग कर्व से पता लग जाएगा। थोड़ा सा इन दोनों में थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन होता है तो मैंने अपने टाइम पे ऐसा याद किया था, कर्निंग कर्व कर्निंग, इट्स लाइक साउंड्स वेरी सिमिलर। सो कर्निंग साइन, कर्व करना, कर्व क्या करना है, नी को कर्व करना है, नी को अपने एब्डोमेन तक लेके आना, फ्लेक्स करना है, उसके बाद उसको सीधा करते वक्त वो सीधा नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स कर्निंग साइन। ओके, दैट इज़ द फर्स्ट साइन। सेकेंड साइन विल बी ब्रुजिन्स्की साइन। ब्रुजिन्स्की साइन में क्या होता है, पेशेंट को फ्लैट लेटा दो, लेटाने के बाद यहाँ से गर्दन से आप ऐसे उठाने की कोशिश करना। नॉर्मल इंसान का क्या होता है, बस गर्दन की तरफ से अगर उसको उठाते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं तो फिर बस गर्दन का हिस्सा जो है उठ जाता है। लेकिन जिनको मेनिंजाइटिस हो रखा होता है, गर्दन के साथ साथ उनका पैर भी ऐसा उठ रहा होता है। तो ये बहुत बड़ा साइन जो है ये ब्रुजिन्स्की साइन में आता है। गर्दन, अगर हम गर्दन को उठाते हैं तो फिर उसका पैर जो है वो भी उठने लग जाता है, या फिर उसके अगर एक लेग को, अगर एक टांग को अगर हम पकड़ के हम ऐसे उठाएंगे तो उसका गर्दन भी ऐसे उठने लग जाता है। तो ये सबसे बड़ा साइन है, कर्निंग साइन एंड ब्रुजिन्स्की साइन। उसके बाद आता है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया होता है तो ये सबसे बड़ा, ये भी एक साइन है। फोटोफोबिया में क्या होता है, कहीं से भी एकदम लाइट का एक्सपोजर हो रहा है, जैसे कैमरा में अगर फ्लैश लाइट जो एकदम से खिंच जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो दैट्स इज़ द रीज़न फोटोफोबिया, मतलब कि एकदम से आपके सामने जो है, पेशेंट के सामने अगर एकदम से कहीं से भी लाइट जो है एकदम से आ जाती है तो फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये एक है। और उसके बाद है फोनोफोबिया। फोनोफोबिया में क्या होता है, अगल बगल में बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हेडेक हो गया, नौजिया हो गया, उसके बाद फिर रेस्टलेसनेस हो गया, इंसोम्निया भी फील करता है वो, फटीग, तो ये सारे हैं। सबसे मेन जो है ये है, सबसे मेन जो है नेक रिजिडिटी, नेक बहुत स्टिफ रहेगा। फिर कर्निंग साइन, कर्निंग साइन में क्या है, अगर आप नीज़ को हम एब्डोमेन तक ऐसा फ्लेक्स कर देंगे, फ्लेक्स करने के बाद उसको बोलेंगे हम नीज़ को अभी स्ट्रेट करो, तो वो स्ट्रेट नहीं कर पाता है, उसको हम कहेंगे कर्निंग साइन। ब्रुजिन्स्की साइन में क्या होता है, लेटाने के बाद पेशेंट को उसके नेक जो है वहाँ से उठाएंगे तो उसका पैर भी जो उठने लग जाएगा। तो ये सबसे बड़ा साइन है ब्रुजिन्स्की एंड कर्निंग। उसके बाद फोटोफोबिया, कहीं पे भी एकदम फ्लैश लाइट आ रहा हो तो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन सा होता है। उसके बाद फोनोफोबिया में क्या होता है, बहुत लाउड नॉइस से प्रॉब्लम होती है। उसके बाद नॉर्मल हेडेक, नोजिया हो गया, फिर उसके बाद रेस्टलेसनेस हो गया, उसके बाद इंसोम्निया हो गया और फटीग हो गया, एंड फीवर। Where there is inflammation, where there is bacteria presence, there will be always there will be fever. So fever भी होगा। तो ये जो है ये सारा है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। उसके बाद हम डील करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम डील करेंगे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब है काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस लेटेक्स
एग्लूटिनेशन, इसका मतलब यही है कि जो ब्लड सैंपल जो है हम लेंगे उसमें हम कुछ एक जार है उसमें डालेंगे, उसमें क्या करेंगे, जार में डालने के बाद उसमें कुछ रिएजेंट्स जो है, जो केमिकल्स जो है वो डालने के बाद उसको बहुत ज़ोर से वो स्टीर करेंगे, इतना ज़ोर से स्टीर करेंगे, बहुत तेज़ स्टीर करेंगे। स्टीर करने के बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस जो है वो पैदा करना शुरू हो जाएगा। उसमें क्या होगा, ह्यूमन का प्रोटीन जो है वो अलग हो जाएगा और बैक्टीरिया का प्रोटीन जो है वो अलग हो जाएगा। तो ह्यूमन प्रोटीन अलग हो जाएगा और बैक्टीरिया प्रोटीन जो है वो अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद उसका हम टेस्ट करके हम पता लगा लेंगे कि बैक्टीरिया का जो प्रोटीन है उसको हम टेस्ट करके पता लगा लेंगे कि उसको मेनिंजाइटिस है कि नहीं है। उसके बाद है नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट मतलब कि सी रिएक्टिव प्रोटीन। प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में 3 टाइप्स के होते हैं, BB, MB एंड MM। तो ये जो BB प्रोटीन जो होता है वो हमारा ब्रेन में मिलता है, MB हमारा हार्ट में मिलता है एंड MM हमारा स्केलेटल्स में मिलता है। तो जब हम टेस्ट करवाएंगे अगर BB वाला प्रोटीन अगर मिला है दैट मीन्स उसका ब्रेन जो है वहाँ पे प्रॉब्लम हो रखा है। MB जो है वो हार्ट अटैक्स जो होती है, जब हार्ट अटैक होते वक्त जब जो प्रोटीन्स मिलता है उससे हम पता लगा सकते हैं कि इस बंदे को हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो MB एंड MM स्टैंड्स फॉर स्केलेटल। तो ये जो है आपने शायद आपने हार्ट में कार्डियो में पढ़ा होगा 2nd ईयर में। सो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो हार्ट का जो पोर्शन है वहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो वहाँ से आप बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हो। नहीं पढ़ा तो उसको खोल के फिर से पढ़ लेना एक और बार। उसके बाद क्या करते हैं, यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस करने के बाद भी हमें पता लग जाता है कि मेनिंजाइटिस हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे कहाँ करवाएंगे, इस पोर्शन का एक्सरे करवाएंगे ओनली, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लमेटिक एरिया वो ये वाला पोर्शन है। एक्सरे करवाएंगे। उसके बाद CSF फ्लूइड जो है उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद CT स्कैन करवाएंगे, MRI भी करवाएंगे। और ये जो हमने पढ़ा था साइन एंड सिम्टम में, पॉजिटिव कर्निंग साइन देखेंगे और पॉजिटिव ब्रुजेस की साइन। पॉजिटिव वर्ड हमेशा यूज़ करना है, पॉजिटिव कर्निंग साइन और पॉजिटिव ब्रुजेस की साइन। ये जब हम परफॉर्म करेंगे, ये जो एक्ट जो परफॉर्म करता है हमें पता लग जाएगा कि मेनिंजाइटिस है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी विल डील विद आवर मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट डील करेंगे। सबसे पहले हम डील करके एंटीबायोटिक्स के साथ। एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सा दवा यूज़ करेंगे, पेनिसिलिन हो गया, सिफोटेक्सिम हो गया, सेफ्ट्रियाजोन हो गया, एम्पिसिलिन, एमिकासिन, ये जितने भी एंटीबायोटिक्स है यही यूज़ करेंगे हम अगर मेनिंजाइटिस हो रखा है तो पेशेंट को। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करेंगे, डेक्सामेथासोन, ताकि इन्फ्लामेशन जो है वो कम हो जाए। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जो में हम यूज़ करेंगे मैनेटॉल, क्योंकि CSF जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, तो इसीलिए हम मैनेटॉल यूज़ करेंगे। उसके बाद एंटी कन्वल्सिव यूज़ करेंगे फेनेटोन, ताकि ज़्यादा वो कन्वर्जन अगर जिसको अगर आ रखा होगा तो फिर हम फेनेटोन यूज़ करेंगे। उसके बाद वैसोप्रेसस यूज़ करेंगे, ताकि अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रखा है तभी हम वैसोप्रेसस यूज़ करेंगे। और उसके बाद NG ट्यूब लगाएंगे अगर ज़रूरत है तो। उसके बाद उसके फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है उसको पूरा चेक करेंगे। एंटीपायरेटिक्स लगाएंगे क्योंकि बुखार है, एनर्जेसिस लगाएंगे, बाकी जितने भी है वो लगाएंगे सिम्टम्स के हिसाब से, बट द मेन थिंग इज़ दिस। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस जो है उसमें पहला कॉम्प्लिकेशन जो होगा मेनिंजाइटिस की वजह से वो है हाइड्रोसिफिलिस। हाइड्रोसिफिलिस होगा। नेक्स्ट है ब्रेन एब्सेस होगा। उसके बाद कंवल्सिव डिसऑर्डर्स हो सकता है उसको, या फिर मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है मेनिंजाइटिस होने के बाद। सो दिस इज़ द मेनिंजाइटिस। यहाँ पे हमारा जो मेनिंजाइटिस टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। तो आपका असाइनमेंट जो है वो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेनिंजाइटिस जो पेशेंट होता है उनके लिए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए वो आपको लिख के आना है। एंड उसके बाद जब आप वीडियो देख लेते हो, बस देखना नहीं है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जो है वो टाइप करके लिखना है, तभी आपका अटेंडेंस लगेगा, नहीं तो आप एब्सेंट मार्क कर दिया जाओगे अगर वीडियो आप देख भी लेते हो तो। सो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जो है वो लिखना है। ओके क्लास, थैंक यू।